तो दोस्तों बायोलॉजी क्लास 12th प्रैक्टिकल वाइवा के वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनर सर आपसे पूछेंगे और ये वीडियो आपको 30 में 30 नंबर दिलाएगा। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। बायो का आपका प्रैक्टिकल वाइवा होने वाला है, तो आज के इस वीडियो में हम ले आए हैं वाइवा के टॉप 25 क्वेश्चंस। और यहां से वाइवा पूछने वाले सर, वाइवा के क्वेश्चन पूछने वाले सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक पर पूछते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आप किसी अदर सब्जेक्ट के वाइवा क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अलग अलग टॉपिक के भी वाइवा क्वेश्चंस हमने अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके कोई भी इंपॉर्टेंट वाइवा वीडियो देख सकते हो और अपने प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी कर सकते हो। तो देख सकते हैं कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आपका एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा। आपने चार्ट पेपर पर कोई टॉपिक बनाया होगा, तो चार्ट पेपर पे तो जो टॉपिक बनाया है वो तो तैयार करना ही करना है। साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो चार्ट के अलावा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, वो सभी बेसिक प्रश्न आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो क्वेश्चन पूछते हैं सर एग्जामिनर सर पूछ देंगे जो वाइवा लेने आएंगे, वो सबसे पहले भैया डीएनए का नाम पूछ देते हैं। और डीएनए का नाम काफी पॉपुलर है, डीएनए का नाम पूछ दिया जाता है। तो आपको पता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और डबल हेलिक्स इसकी संरचना होती है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये डीएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चलता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबो शर्करा होती है, ठीक है। और यूरेसिल होता है, ठीक है, यूरेसिल होता है थाइमिन के स्थान पर। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बायोलॉजी वाइवा प्रैक्टिकल के लिए, जो पूछा जाएगा भैया डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, डबल हेलिक्स संरचना किसने दी डीएनए की। तो हम जानते हैं कि जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 28 फरवरी 1953 को यह रचना दी थी और साल 1962 में इसके लिए इन्हें जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस, एक अन्य वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए की संरचना पर कार्य किया था, उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कब खोज की थी, 28 फरवरी 1953। डीएनए की दोहरी हेलिक्स यानी द्विकुंडलिनी संरचना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने। कब दिया, 28 फरवरी 1953 को। इन्हें नोबेल कब मिला इस कार्य के लिए, साल 1962 में। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन भैया कोशिका और कोशिका विभाजन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो वाइवा लेने वाले सर पूछ देंगे कि बताओ बेटा बायोलॉजी पढ़ते हो तो कोशिका का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है कि भाई कोशिका है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है जीवन की या हमारे शरीर की। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम जानते हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यानी समसूत्री को माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सर पूछ दें आपसे कि भाई समसूत्री विभाजन कहां होता है, तो समसूत्री विभाजन हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है और मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हमारी सेक्स सेल्स में होता है, जहां पर युग्मकों का निर्माण यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म्स का निर्माण या फिर ओवा का निर्माण। तो गैमेट्स जहां बनते हैं, युग्मक जहां बनते हैं, वहां पर मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, और जहां पे नॉर्मल कोशिका विभाजन होता है, नॉर्मल कायिक कोशिकाएं होती हैं, वहां पर माइटोसिस होता है। माइटोसिस में भैया कितनी कोशिकाएं बनती हैं, तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो केवल 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या उसमें समान रहती है कि अगर यहां पर X है तो यहां पर भी X ही गुणसूत्र रहेंगे, ठीक है। X मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो 2 कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन में। सर पूछ देंगे बताओ समसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है, तो आपको बताना है 2 बनता है। पूछ देंगे सर कि क्या गुणसूत्र की संख्या समान रहती है या बदल जाती है, तो समान रहती है। जितनी मात्र कोशिका में होती है उतनी ही उसकी जो कोशिकाएं बनती हैं 2, उनमें भी उतने ही गुणसूत्र होते हैं। अगर इसमें 14 है तो इसमें भी 14 होंगे, इसमें भी 14 होंगे। पूछे भैया मायोसिस में कितनी कोशिकाएं बनती है, तो मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। अब यहां पे गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। अगर यहां पर 14 है तो प्रत्येक कोशिका में 7-7 सेल्स, 7-7 क्रोमोसोम, 7-7 गुणसूत्र रहेंगे, ठीक।
ये सभी गैमेट जहां पर बनते हैं वहां पर ये कोशिकाएं बनती हैं मायोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। मेंडल के नियम क्या है? तो मेंडल का नियम भैया हम जानते हैं कि प्रभाविता का नियम या एकल विशेषता का नियम, विभाजन का नियम या पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये 3 मेंडल के नियम है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मीठे मटर के पौधे पर, 7 लक्षण चुने थे। ये सब सर आपके पूछते हैं भैया कितने लक्षणों पर मेंडल ने प्रयोग किए थे? तो 7 लक्षणों पर किए थे। किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मेंडल कहां के निवासी थे? तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। वो चर्च के एक पादरी भी थे, फादर भी थे। अगला क्वेश्चन है भैया मेंडल के नियम किसने दिए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद मेंडल के नियम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आनुवंशिक विशेषताओं और विरासत का अध्ययन करने के लिए मेंडल के नियम प्रयोग किए जाते हैं, आनुवंशिक विशेषताओं की विरासत का अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है भैया एटीपी का पूरा नाम सबसे ज्यादा पूछते हैं आपके वाइवा लेने वाले सर, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से एडीपी का अगर पूछ दिया जाए तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है वो, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का भैया कार्य क्या है? पूछ देंगे कि भाई कार्य क्या होता है एटीपी का। वाइवा लेने वाले सर आपसे पूछ देंगे कि एटीपी का कार्य क्या है? तो ऊर्जा संचरण और भंडारण इसका कार्य होता है। जैविक मुद्रा की तरह कार्य करती है हमारे शरीर में या किसी भी जंतु और पौधे के शरीर में। इसी के द्वारा विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करती है। कोशिका में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कोशिका के मुख्य घटक कौन से? भैया आपसे पूछ देंगे सर कि कोशिका के कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे कि भैया प्लाज्मा झिल्ली होती है, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है, केंद्रक होता है। इसके अलावा कोशिकांग पूछ दें तो आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बताएंगे, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ईआर बताएंगे यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी आप बताएंगे, राइबोसोम्स बताएंगे। ये सभी अलग अलग भाग होते हैं, लेकिन कोशिका के मुख्य घटक क्या है? तो प्लाज्मा झिल्ली यानी जो कोशिका की दीवार है, साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव और न्यूक्लियस यानी केंद्र के 3 मुख्य पार्ट हैं, मुख्य घटक हैं। वाइवा लेने वाले सर आपसे पूछ सकते हैं कि भैया जीन क्या है? बताओ जीन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वाइवा में चलता है। तो डीएनए का एक खंड जो एक विशिष्ट विशेषता या एक विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। तो ये जीन की परिभाषा आप याद रखेंगे कि जीन क्या है? जीन डीएनए के खंड है जो एक प्रत्येक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बना एक संरचनात्मक तत्व जो जीन को ले जाता है, यानी ये जीन के पैकेट के रूप में कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? भैया माइटोकॉन्ड्रिया पूछते हैं कि कहां पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे सर ये कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है। तो आपको बताना है इसका कार्य क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन और कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का कार्य होता है। और सर आपसे यह भी पूछेंगे कि बताओ पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम का क्या कार्य है? तो कोशिका के भीतर अवशेषों का पाचन और निपटान। ठीक है, आत्मघाती थैलियां भी लाइसोसोम्स को कहते हैं। राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम का कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है, आप जानते हैं प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन क्या है? कि ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का पाचन ही कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन ही क्या है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है। अगला क्वेश्चन होम्योस्टेसिस क्या है? तो शरीर के अंदरूनी वातावरण की स्थिरता बनाए रखना होम्योस्टेसिस है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के बीच एक सामंजस्य की स्थिति बने रहना ही होम्योस्टेसिस होता है। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन क्या है? तो पर्यावरण के अनुसार शरीर को अनुकूलित करना या शरीर का अनुकूलन ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन कहलाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके वाइवा में। इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। जो क्वेश्चन आपको पता है वो तो आप पढ़ेंगे,
जो अपना वाइवा का चार्ट पेपर पे जो बनाया है आपने वो टॉपिक तैयार करेंगे, लेकिन उसके साथ आपको ये सारे बेसिक क्वेश्चन पता होने चाहिए। हर चैप्टर से लगभग एक एक क्वेश्चन है। विकास क्या है? तो जीवों की उत्पत्ति और विविधता की प्रक्रिया ही विकास है। जीवों की उत्पत्ति और विविधता की प्रक्रिया ही क्या है? विकास है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है? तो जीवों और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं तो हमारे और पर्यावरण या किसी अन्य जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन होता है उसे ही पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, चाहे जीन हो, चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे अनुकूलन हो, होम्योस्टेसिस, प्रकाश संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के घटक, एटीपी, डीएनए, आरएनए, विभाजन के बारे में हमने सीखा और मेंडल के नियमों और डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपके बायोलॉजी वाइवा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ आप जरूर सफल होंगे। अपने प्रश्नों का स्पष्ट और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से उत्तर देना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ एग्जाम्स विद एमएस आपको ऑल द बेस्ट कहता है आपके वाइवा और आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी की हेल्प हो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, और अगर आप ये वीडियो यूपी से देख रहे हो तो यूपी के कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।